यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पेसिंग मेथड्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिंग मेथड्स में नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं। इसमें टोटल यहाँ पर हमने टोटल 7 मेथड्स यहाँ पर टोटल डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स भी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अबाउट कॉन्डोम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पंज के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम लेंगे OCPs एंड इंजेक्टेबल। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। ठीक है, यहाँ 3 to 5 ईयर, 1 ईयर, ठीक है, यहाँ ईयर्स में हम लेते हैं इनका एक्शन। तो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, साथ में कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होती हैं। ये मेथड सभी कैसे होते हैं, आईयूडीज कैसे होती है, रिवर्सिबल। हम रिवर्सिबल मेथड या टेम्परेरी मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, आयु इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD। तो ये प्लेस कहाँ की जाती है, ये प्लेस होती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो ये यूट्रस के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, और इसका साइज कैसा आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसका टी शेप आता है, टी शेप आता है, और नीचे इसमें थ्रेड आते हैं। ठीक है, साथ में क्या आते हैं, इसमें 2 थ्रेड आते हैं जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं। तो यहाँ नीचे इस तरीके से 2 थ्रेड आते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि IUCD जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, आईयूडीज के टाइप्स। तो टाइप्स की बात करें तो यहाँ नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड, ये मेनली 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड में जहां कोई मेडिसिन यूज नहीं की जाती, ठीक है, और ये इनर्ट होती है, यहाँ कोई बायो एक्टिव सब्सटेंस यूज नहीं होता। जबकि मेडिकल की बात करें तो ये मेडिकेटेड होती हैं और इनमें बायो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो ये अगर बात करें नॉन मेडिकेट, तो ये फर्स्ट जनरेशन की जो जितनी भी आईयूडीज हैं फर्स्ट जनरेशन में, सभी कैसी हैं, नॉन मेडिकेटेड हैं। जबकि सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की जो आईयूडीज हैं वो सब कैसी हैं, बायो एक्टिव एंड मेडिकल IUCDs है। तो यहाँ हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनमें जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं, इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे नंबर्स हैं, साइज है, ठीक है, और कुछ मेटल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कॉपर टी 380A। तो पूछ लिया जाए कि यहाँ 380 का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर टी का मीनिंग क्या है और CU का मीनिंग क्या है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो अब यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर का मीनिंग क्या है। तो नंबर जैसे 7 हो सकता है, कॉपर टी 7, ठीक है, पहले चलता था। फिर कॉपर टी 220, कॉपर टी 380। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसका मीनिंग पूछ लिया आपसे कि 380 का मीनिंग बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 380। तो आप यहाँ क्या कहोगे कि 380 का मीनिंग क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये कॉपर वायर, ठीक है, ये जो वायर है, इस वायर का जो सरफेस एरिया है, वायर का क्या, सरफेस एरिया। तो ये जो सरफेस एरिया है इसमें, तो ये सरफेस एरिया किसमें है, mm² में। तो इस सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं, नंबर। तो जैसे 380 है तो कितना होगा इसमें एरिया, 380 mm²। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 375 है तो 375 mm² कॉपर का एरिया है। तो यहां जब क्वेश्चन बनता है कि ये कॉपर का एरिया है या कॉपर
टी का एरिया है। तो ये आगे हम एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि ये किसका एरिया है, इस वायर का है जो कॉपर टी के चारों तरफ यहाँ स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है। और ये आयरन ही रिलीज होता है, ये सॉरी ये कैल्शियम, ये इस वायर में जो कैल्शियम है, ये कॉपर है, ये कॉपर ही आयन की फॉर्म में रिलीज होता है और एंडोमेट्रियम चेंजेस करता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया नंबर का मीनिंग समझ रहे हैं हम यहाँ पर। तो नंबर क्या हो गया, कॉपर वायर का सरफेस एरिया, ये आपको याद रखना है। साइज की बात करें तो देखिए साइज, कॉपर टी की साइज ए साइज की आती है, बी साइज की, सी और डी साइज की आती है। जो लार्जेस्ट साइज आता है वो आता है डी, और स्मॉलेस्ट साइज आता है वो एस आता है, ठीक है। तो ये साइज क्या काम आता है, तो जब भी कॉपर टी इंसर्ट करते हैं तो ये ट्रेंड हेल्थ पर्सन द्वारा इंसर्ट की जाती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो यूट्रस का डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर स्मॉल है या यूट्रस, यूट्राइन कैविटी का ये साइज कैसा है, ठीक है। यूट्रस का साइज देखते हैं कि लार्ज साइज का यूट्रस है या स्मॉल साइज का। अगर लार्ज साइज का यूट्रस है तो इसके लिए लार्ज कॉपर टी मतलब कॉपर डी सिलेक्ट होगी। अगर बिल्कुल स्मॉल साइज का यूट्रस है तो इसके लिए क्या सिलेक्ट होगा, एक स्मॉल साइज की कॉपर टी सिलेक्ट होगी। अगर इस प्रोपोर्शन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये कॉपर टी मान लीजिए अगर स्मॉल साइज का था और आपने डी साइज का डाल दिया कॉपर टी इधर, तो क्या होगा यहाँ पर ये कंप्रेस करेगी इस वॉल को, ठीक है। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इस एरिया के अंदर क्या होगा, पेन होगा और परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कॉपर टी परफोरेट हो गए, ठीक है, परफोरेट हो सकती है, साथ में ब्लीडिंग होगा, साथ में पेन होगा, तो ये चांसेस होंगे अगर प्रपोर्शन को ध्यान में नहीं रखा तो। इसलिए कॉपर टी का साइज भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर टी का साइज मेंशन करना है। और साथ ही में जैसे ए है, एजी है, तो ए और एजी ये क्या है, यहाँ देखिए ए है, ए मतलब यहाँ हो गया सिल्वर। तो अगर सिल्वर की बात की जाए तो कॉपर टी के साथ सिल्वर और गोल्ड भी ऐड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन है इसको एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर के साथ ही एडेड होते हैं, ठीक है, ये भी रिलीज होते हैं आयन की फॉर्म में। अब ये तीन यहाँ पर हमने डिस्कस की थ्री थिंग्स, इनमें सबसे पहला था नंबर, साइज एंड उसका जो मेटल एडेड है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है तो वो नंबर और साइज पर ज्यादा पुट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, अगर बात की जाए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आईयूडीज की, तो फर्स्ट जनरेशन तो हमने डिस्कस किया था, ये सभी कैसी होती है, नॉन मेडिकेटेड। और सेकंड और थर्ड जनरेशन कैसी होती है, ये होती है मेडिकेटेड आईयूडीज, जिनमें बायो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कॉपर आयन की फॉर्म में मिलता है, या फिर मेडिकेटेड में क्या होगा, यहाँ पर कुछ हार्मोन एडेड रहते हैं। तो यहाँ देखिए थर्ड जनरेशन में रहते हैं हार्मोन। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की अगर ये नॉन मेडिकेटेड होती हैं, ठीक है, तो इनमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, लीपस लूप और ग्राफिनबर्ग रिंग। तो लीपस लूप का ध्यान रखना है और एक ध्यान रखना है ग्राफिनबर्ग जीबी रिंग, ठीक है, ग्राफिनबर्ग रिंग। तो लीपस लूप और ग्राफिनबर्ग रिंग किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं। लीपस लूप के बारे में कई बार पूछा गया है कि ये लीपस लूप कौन से जनरेशन का आईयूडी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इट इज द फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। सेकेंड जनरेशन आईयूडी की बात की जाए तो यहाँ पर कॉपर, ये मेटेलिक आयंस होते हैं कॉपर, ठीक है, ये मेटेलिक फॉर्म में होता है और आयन फॉर्म में ये रिलीज होता है, मेटल आयन फॉर्म में रिलीज होता है कॉपर आयन, ठीक है, सब में कॉपर है तो इट इज सेकेंड जनरेशन आईयूडी। जिसमें भी कॉपर है वो क्या आएगी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, चाहे 7 हो, 210 हो, 380 हो, 375 हो, कोई सा भी कॉपर टी हो, सभी सेकेंड जनरेशन आएंगे। और थर्ड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में कॉपर टी आ गया, थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं, हार्मोन वाले आईयूडीज। हार्मोन वाले आईयूडीज कौन से हैं, ये भी दो ही प्रकार के होते हैं, या तो प्रोजेस्टासर्ट या फिर होता है एलएनजी, लिवोनोगेस्ट्रोल 20 के नाम से आता है, एलएनजी 20, या इसको कहते हैं मिरेना,
ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन आईयूडी का एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20, जिसको मिरेना के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि कॉपर T380 और कॉपर 375 यूज होती है गवर्नमेंट सेटअप्स में। ठीक है, कॉपर 375 मल्टी लोडेड होती है। मल्टी लोडेड का मीनिंग यहाँ है, ये कॉपर टी है। मल्टी लोडेड का मीनिंग यहाँ है कि जो कॉपर वायर है, ये वायर एक तो आर्म्स पर होता है, साथ ही में ये कहाँ होता है, इसके स्टेम पर। जैसे आर्म और स्टेम की बात करें तो ये कॉपर टी शेप में होती है। ये तो क्या होती है, इसकी दो आर्म्स। ठीक है, और ये क्या होता है, स्टेम। दिस इज स्टेम्स एंड दीज आर आर्म्स। ओके, तो आर्म्स और स्टेम पर अगर दोनों पर वायर है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, मल्टी लोडेड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मल्टी लोडेड का मीनिंग क्या है, तो आप कहोगे जब एक से ज्यादा जगह वायर लोडेड है तो इट इज मल्टी लोडेड। ओके, अब देखिए आगे, यहां पर हम देखेंगे कि सेल्फ लाइफ ऑफ द आईयूडीज। आईयूडीज की लाइफ कितना कितना दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। तो देखा गया है कि कॉपर T380 यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। कितना इफेक्टिव है, 10 ईयर तक इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, जबकि LNG का कितना रहता है, 7 to 10 रहता है, 10 से बिलो 10 ही रहता है। ठीक है, LNG है सेकंड। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नोवा टी। फिर आ रहा है कॉपर आईयूडीज। अगर कॉमन वैसे पूछा जाए कि कॉपर आईयूडीज का कितना है, कॉपर टी का लाइफ साइकिल, तो कॉपर टी का लाइफ साइकिल 3 to 5। लेकिन अगर कॉपर T3A का पूछा जाए, जिसमें सिल्वर और गोल्ड ऐड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में लाइफ साइकिल कितना बढ़ जाता है, 10 ईयर तक आ जाता है। तो ये तो सिर्फ कॉपर, ऐसे पूछा जाए कॉपर आईयूडीज का लाइफ कब तक रहता है, तो आपका आंसर होगा 3 to 5। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कॉपर T का, तो आंसर क्या चला जाएगा, कॉपर T लगते ही क्या चला जाएगा, यहाँ पर 10 ईयर। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कॉपर T380A, तो ये ए आयरन और गोल्ड ऐड हो गए तो 10 ईयर, अदरवाइज 3 to 5 ईयर, ये याद रख लो। प्रोजेस्टर्ट देखो थर्ड जनरेशन आईयूडी है, इट इज थर्ड जनरेशन। देखो कॉपर है सेकंड जनरेशन, हार्मोन है थर्ड जनरेशन, कॉपर आ गया सेकंड जनरेशन, कॉपर टी है सेकंड जनरेशन, LNG है थर्ड जनरेशन, कॉपर आ गया सेकंड जनरेशन। अब प्रोजेस्टर थर्ड जनरेशन है तो इसका देखो 1 ईयर होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोजेस्टर सर्ट का कितना होता है, 1 ईयर। और LNG का कितना होता है, ये भी थर्ड जनरेशन है, इसका 7 to 10 ईयर। ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों हार्मोन वाली हैं, हार्मोन कॉपर टी, हार्मोन आईयूडी। क्या कहेंगे इनको, हार्मोन आईयूडी। बाकी की क्या है, कॉपर टी। अब देखो यहाँ पर कॉपर टी भी 2 टाइप्स की है, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। कॉपर जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, कॉपर T380 और कॉपर 375 डिवाइस। कॉपर 380 की बात करें तो ये टी शेप होती है, ये इन्वर्टेड यू शेप होती है। ये तो ऐसे टी की जैसी होगी, और ये कैसी होगी, ऐसे इन्वर्टेड यू का शेप होगा। ये 10 ईयर तक होता है कॉपर T380, जबकि 75 3 to 5 ईयर के लिए होता है। ये आर्म्स और स्टेम दोनों पर यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वायर कॉपर प्रेजेंट होता है आर्म्स, और यहाँ सिर्फ कॉपर कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ स्टेम पे प्रेजेंट रहता है, जबकि यहाँ स्टेम और आर्म्स दोनों पे प्रेजेंट रहता है। इंसर्शन में यहाँ डिफिकल्टी है, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग और एक्सपल्सन के चांसेस हैं, जबकि यहाँ पर इजी है और बेटर अटैचमेंट है 375 में। ये इसका थ्रेड होता है, जो टी के कॉपर टी के नीचे जो थ्रेड्स आते हैं, 2 थ्रेड आते हैं, ये किसके बने होते हैं, पॉलीथाइलिन के। जबकि कॉपर 375 में किसके बने होते हैं, मोनोफिलामेंट नाइलॉन के बने होते हैं। ठीक है, ये इसमें इंसर्टर नीडेड होता है, जबकि यहाँ इंसर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इंसर्ट करते टाइम इंसर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस तरीके का टी बनाता है, जबकि ये इन्वर्टेड यू बनता है यहाँ पे। तो ये दोनों कॉपर T380 और कॉपर 375 में मेन डिफरेंस है। अब बात की जाए तो यहाँ ये पिक्चर आपको और क्लियर कर देगा कि ये कॉपर टी है, ठीक है, और ये 380A है, जबकि ये कौन सा है, ये जो यू इन्वर्टेड यू आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है 375। यहाँ पर मल्टी लोडेड है, कॉपर यहाँ भी है और इसके आर्म्स पर भी है। यहाँ सिर्फ किस पर है, ये स्टेम पर है, आर्म्स पे नहीं आता 375 में।
अगर यहाँ बात की जाए इसका प्लेसमेंट की, तो ये यूट्रस में प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के बाद में इसके जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये थ्रेड क्या काम आते हैं, ये पता करने के लिए कि ये एक्सपेल तो नहीं होगी, तो मदर को, जो भी फीमेल है उसको टीच करना है, उसको ये एक्सप्लेन करना है एट ए टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ द आईयूडी, दैट आपको इसका एक्सपल्सन का कैसे पता करना है कि अगर थ्रेड उसको फील हो रहे हैं तो ठीक है, जब भी वो यूरिनेशन के लिए जाएगी तो थ्रेड को फील करना है, अगर वो एक्सपेल हो गया तो थ्रेड फील नहीं होगा, तो इमीडिएटली आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आईयूडीज का। आईयूडीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तीन तरीके का होता है, यहाँ पर समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी, देन सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ठीक है, अब यहाँ इसका एक्शन कहाँ होता है, कॉपर टी को प्लेस करते हैं हम यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए जो भी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, कॉपर रिलीज होगा, यहाँ से कॉपर आयन रिलीज होगा, तो जो एंडोमेट्रियम है, सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो कॉपर है ये फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करेगा, फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ क्या होगा, सेलुलर चेंजेस होंगे, इन्फ्लामेटरी एक्शंस होंगे हमारी बॉडी द्वारा। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएंगे, बदलाव हो जाएंगे। जो अगर मान लीजिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं रहेंगी, तो ये क्या करेगा, एक तो इम्प्लांट को रोक देगा। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करेगा, यहाँ पर जो भी सर्वाइकल सिक्रेशंस है उनको क्या कर देगा, थोड़ा थिक कर देगा। तो थिक करने की वजह से क्या होगा, सर्वाइकल सिक्रेशन थिक हो जाएंगे, तो जो स्पर्म का मोटिलिटी है, ठीक है, स्पर्म का मोटिलिटी यहाँ पर रुक जाएगा, और स्पर्म की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ नहीं होगी। अगर नहीं होगी, स्पर्म ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस रुक जाएंगे। तो इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, फर्टिलाइजेशन को भी ये रोकता है। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कॉपर टी का। तो यहाँ एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ देख लिया हमने, चेंज इन द एंडोमेट्रियम, जो सेलुलर रेस्पॉन्स होता है उसकी वजह से ये चेंजेज आते हैं। ठीक है, साथ ही में जो सिक्रेशंस है म्यूकस की, वो भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, स्पर्म की कम हो जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो साइड इफेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो यह आता है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो यहाँ आंसर आता है ऑलवेज ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या जाता है, पेन जाता है। तो पहले हम ब्लीडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग होता है, बट ब्लीडिंग जनरली जो नॉर्मल ब्लीडिंग रहता है 1 to 2 मंथ तक रहता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ मान लीजिए एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में ही कॉपर टी को हम रिमूव करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज तो 1 to 2 मंथ के लिए अगर ब्लीडिंग उसको काउंसिल करना है कि 1 to 2 मंथ तक स्लाइटली ब्लीडिंग रह सकता है, थोड़ा नॉर्मल ब्लीडिंग से ज्यादा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो उस केस में हम उसको रिमूवल की एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें रीएश्योर करना होता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि वो डू नॉट रिमूव द आईयूडी, ऐसा नहीं कि थोड़ा ब्लीडिंग होती आईयूडी रिमूव कर दिया। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में ही हम इसको एश्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर उसको क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है, फेरस सल्फेट 200 mg TDS फॉर 2 मंथ्स के लिए यहाँ पर उसको जो फिजिशियन है उसको प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिए पेन, सेकंड अगर बात की जाए साइड इफेक्ट की, तो यहाँ पर पेन, अगर सेकंड मेजर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो यहाँ आता है ऑप्शन में पेन। अगर ऑप्शन में ब्लीडिंग नहीं है तो आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है ऑप्शन में, साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूडी पेन। यहां अगर बात की जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रिमूवल ऑफ द आईयूडी, आईयूडी रिमूव करने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, 40% फीमेल्स में क्या कंप्लेन आती है, पेन की वजह से ही आयु कॉपर टी या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस को क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। ठीक है,
तो ये मोस्ट कॉमन आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से कॉपर टी रिमूव का कंप्लेन आता है, तो पेन की वजह से आता है वो। और कितना परसेंट आता है, ये डिसअपियर हो जाता है वैसे 3 मंथ्स में। तो जब भी आप काउंसलिंग दे सकते हैं कि 3 मंथ्स तक हल्का पेन रहेगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर कंटिन्यूस पेन रहता है तो उस केस में इसको रिमूव करने का कर सकते हैं, जब पेन कैसा हो, इनटॉलरेबल पेन हो उस केस में। लेकिन जो सीवियर अगर पेन है तो उसकी कोज, पॉसिबल कोजेज क्या है, एक तो ये कोज है कि मान लीजिए यूट्रस का साइज तो था क्या, छोटा, और कॉपर टी डाल दी बड़े साइज की, तो ये जो इसके एंड्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्रेस करेंगे यूट्रस की वॉल को, तो पेन क्रिएट होगा। तो ये डिस्पैरिटी हो सकती है एक तो किसमें, आईयूडी और कैविटी में। दूसरा इनकरेक्ट प्लेसमेंट हो सकता है, यूटेराइन परफॉर्मेशन हो सकता है, यूटेराइन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। साथ में उसको पेन किलर दे सकते हैं आप, एस्प्रिन कोडिन यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग है तो एस्प्रिन को नहीं, फिर आप कोडिन प्रेफर कर सकते हैं आप। इसके अलावा देखो पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, पीआईडी। जब भी आईयूडी डालते हैं तो पेल्विक इन्फेक्शन के चांसेस कितना परसेंट बढ़ जाते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, 2 to 8 टाइम्स बढ़ जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि कॉपर टी डालते ही इन्फेक्शन के चांसेस कितना बढ़ जाएगा, 2 to 8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। साथ ही यूटेराइन परपोरेशन के चांसेस रहेंगे। स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन की रेट क्या रहती है, 12 to 20% एक्सपल्सन की रेट रहती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कॉपर टी की। तो यहाँ पर एक चेकलिस्ट होती है, उसको आप फिल करना है। पहले पूछना है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर की कम फैमिली में किसी को तो नहीं है, ठीक है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के बारे में भी पूछना है कि पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, क्योंकि कॉपर टी की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द आईओडी। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या जाएगा, पेन। ओके, तो यहाँ देखिए साइड इफेक्ट्स। अब देखो यहाँ पर हम आईओडी से रिलेटेड 3 बातें डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग्स यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ चेक करेंगे प्रेगनेंसी रेट, प्रेगनेंसी रेट। दूसरी चीज हम करेंगे एक्सपल्सन रेट, और तीसरी बात करेंगे रिमूवल रेट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी रेट तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे हाई प्रेगनेंसी रेट किसमें है, लीपस लूप फर्स्ट जनरेशन में। सबसे कम प्रेगनेंसी रेट किसमें है, तो एलएनजी इफेक्टिव है इसमें, लेवोनोगेस्टोल एलएनजी 20, जो क्या है, थर्ड जनरेशन की आईयूडी है ये। एक्सपल्सन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सपल्सन कहाँ देखने को मिलता है, लीपस लूप का। और सबसे कम एक्सपल्सन किसका देखने को मिलता है, प्रोजेसर्ट का, प्रोजेस सर्ट का, जो थर्ड जनरेशन आईयूडी है ये भी। अगर रिमूवल की बात करें तो सबसे ज्यादा रिमूवल कहां देखने को मिलता है, ये एलएनजी 20 में देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे लो रिमूवल कहां देखने को मिलता है, प्रोजेसर्ट में सबसे कम रिमूवल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रोजेसर्ट क्या निकल रही है, बेटर निकल रही है। किस मामले में, एक्सपल्सन के मामले में भी बहुत कम है, और इसका रिमूवल रेट भी बहुत कम है। ओके, साथ ही में यहाँ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईयूडी की बात करें तो सस्पेक्ट, ये डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है, ये डिस्कस हो गया। अब टाइमिंग की बात की जाती है कि इसका टाइमिंग क्या रहता है, कब कॉपर टी इंसर्ट करनी चाहिए। तो इसका टाइमिंग होता है विद इन 10 डेज। आप फर्स्ट डे से 10 डेज के बीच में कभी भी इंसर्ट करते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इस टाइम में सर्विक्स का जो डायमीटर है वो ग्रेटेस्ट होता है, साथ में जो प्रेगनेंसी का रिस्क है वो भी क्या रहता है, लोवेस्ट रहता है। तो ये दोनों रीजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इमीडिएट पोस्टमार्टम में अगर बात करें तो कब, ये तो मेंस्ट्रुएशन की बात होगी 1 to 10। अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर, ठीक है, डिलीवरी में जब डिस्चार्ज होने वाले होते हैं उसी टाइम आप यहाँ पर इंसर्शन कर सकते हैं। और पोस्ट परफ्यूरियल की बात करें तो परफ्यूरियल पीरियड कितना रहता है, 6 वीक का। तो ये 6 वीक के बाद में कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि क्या आईयूडीज को, कॉपर टी को एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, यस। कैसे, कब तक कर सकते हैं, वो भी 5 डेज तक। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें ये इफेक्टिव है 5 डेज तक, ठीक है।
तो ये आपका आंसर आना चाहिए 5 डेज यहाँ पे। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में कॉपर टी यूज हो सकती है क्या? तो यस, वी कैन यूज कॉपर टी एज emergency contraceptive pills up to 5 days after unprotected sexual intercourse and more than 99% it is effective। अगर प्रोजेस्टेट की बात करें, ये 3rd डिग्री का है, 3rd डिग्री आईयूडी है, बायोएक्टिव है, ये बता दिया था। ठीक है, 1976 में इसका सबसे फर्स्ट टाइम इसका डिस्कवर हुआ। इसका जो प्रोजेस्ट्रॉन आता है, कितना एमजी आता है इसमें? प्रोजेस्टेट में 38 एमजी, और रिजर्वोयर के रूप में सिलिकॉन ऑयल आता है, और हार्मोन रिलीज किस रेट से होता है? 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज होता है, और लाइफ कितनी है? 1 ईयर से 1.5 ईयर। ये आपको याद रखना है यहाँ से। एडवांटेज की बात की जाए तो लो एक्सपल्सन, लो रिमूवल, मैंने पहले ही बता दिया। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, और रिक्वायर्ड ईयरली रिप्लेसमेंट, और 9 फोल्ड हायर रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें बहुत ज्यादा रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रेट हाई रहता है, और फेलियर कितना है? 2% है। तो यहाँ अगर बात की जाए LNG-20 की, तो LNG-20 को मिरेना बोलते हैं, और 20 वर्ड क्या कहता है कि ये 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज होती है इसमें डोज। ठीक है, और टोटल डोज कितनी होती है इस टाइम में? 52 mg LNG भरा रहता है यहाँ पे LNG। ठीक है, तो ये है 3rd जनरेशन का आईयूडी LNG-20, ये याद रखना है इसके बारे में। अब है 4th जनरेशन का आईयूडी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओसीपीज और इंजेक्टेबल्स। अब ओसीपी और इंजेक्टेबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी 4th हम डिस्कस करेंगे, ये सभी यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में देखते हैं। देर आर हार्मोनल प्रिपरेशंस यूज फॉर रिवर्सल और सप्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ क्या करते हैं? प्रेगनेंसी सप्रेशन, ठीक है, और रिवर्सल के रूप में, ये मतलब टेम्परेरी मेथड है ये। ठीक है, देन कंटेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन है। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का प्रोपोर्शन क्या रखते हैं? डिफरेंट रखते हैं इनमें। अब डिफरेंट के हिसाब से मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार की पिल्स हो सकती हैं। ठीक है, ये पिल्स कितने प्रकार की हो सकती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितने टाइप की हो सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 टाइप्स की। ये 3 टाइप्स में कौन सा है? मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में क्या होगा? सब में सेम कंपोजिशन। तो आप यहाँ कहोगे कि सेम कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेम। अब यहाँ बात करोगी तो यहाँ बाइफेजिक में कहोगे कि यहाँ शुरू के 11 दिन में तो कॉम्पोजिशन अलग रहता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, फिर बाद में 10 दिन में ये कॉम्पोजिशन अलग रहता है, तो 10 प्लस 11 प्लस 10 के फॉर्म में रहता है, तो बाइफेजिक। अगर पहले 7 डेज में अलग, फिर 7 डेज अलग, और फिर 7 डेज अलग प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्पोजिशन, तो इट इज ट्राइफेजिक ओसीपी। ठीक है, तो यहाँ मोनोफेजिक, बाइफेजिक और ट्राइफेजिक। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये टेबलेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ कितनी रो है? यहाँ पर 1 2 3 4, 4 रो है, हर रो में 7 टेबलेट है। टोटल टेबलेट कितनी है? 28 टेबलेट। ठीक है, जिनमें से टोटल 21 टेबलेट तो किस में है? 3 रो 7 7 की है, तो ये 21 हो गया। 21 टेबलेट में तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, और साथ में क्या है? आयरन है, तो 21 प्लस 7, तो इस फॉर्म में टोटल टेबलेट कितनी रहती है? 28 टेबलेट रहती है। ठीक है, तो अगर सभी 21 के अंदर सब में सेम है तो मोनोफेजिक, शुरू की 11 टेबलेट में अलग है, 10 में अलग है, तो बाइफेजिक। अगर 7 प्लस 7 प्लस 7 की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये ट्राइफेजिक। तो इस तरीके से ये मोनोफेजिक, बाइफेजिक एंड ट्राइफेजिक की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रहेगा। अब देखते हैं आगे। ये कंबाइंड पिल्स का मैकेनिज्म है कि ये क्या करती हैं? ये 3 चीजें होती हैं यहाँ पर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी। ठीक है, तो बाहर से ओसीपी दे रहे हैं, मतलब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दे रहे हैं, तो ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करेगा? यहाँ नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको? हाइपोथैलेमस को, कि भाई जीएन, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसको कम करो भाई। तो ये क्या करेगा? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को जीएनआरएच कहेगा कि भाई एलएच और एफएसएच को भी कम कर दो। जीएनआरएच कम होगा तो एलएच एफएसएच कम होगा, तो यहाँ ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा? ये इनहिबिट हो जाएगा,
ओव्यूलेशन इनहिबिट हो गया, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, नो ओव्यूलेशन। ओसीपीज का कॉन्सेप्ट क्या है, नो ओव्यूलेशन, ओसीपीज। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें माला डी एंड माला एन। माला एन पूछा जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मार्केट में, ठीक है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, दोनों का कॉम्पोजिशन एक ही होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन किस फॉर्म में होता है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन होता है एथिनाइल डायस्ट्रियोल, जिसकी डोज कितनी होती है 0.03 mg। और लेवोनोगेस्ट्रोल, प्रोजेस्टेरोन किस रूप में होता है, एलएनजी के रूप में, जिसका डोज होता है 0.15 mg एलएनजी, ठीक है। और 21 टेबलेट होती है, 7 फेरस फ्यूमरेट की टेबलेट होती है, ठीक है। ये होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट टेबलेट कब देनी चाहिए, तो फर्स्ट टेबलेट स्टार्ट करते हैं 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फर्स्ट टेबलेट कब देते हैं, फर्स्ट टेबलेट गिवन एट फर्स्ट 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देन 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ऐसे 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 18 तक यहाँ हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो इस तरीके से यहाँ तक हो जाएगा। और लास्ट में 28 के बाद में 4 दिन क्या हो जाएगा, जो 4th डे तक भी क्या देते हैं, ये आयरन की टेबलेट देते हैं। फिर 5th डे वापस क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट डे पे आ जाएगा। तो ये कितने डे के साइकिल के लिए परफेक्ट है, 20 डेज एट के साइकिल के लिए इट इज परफेक्ट। माला डी माला एन का आपको पिक्चर दिया है, यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट ओसीपीज के भी आए, जैसे हमने डिस्कस किया था वहां पर जो कॉपर टीका था, ब्लीडिंग था, इसी तरह पर यहाँ पर भी क्या है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से मेलिग्नेंसी हो सकती है, गॉल ब्लैडर का डिजीज हो सकता है, साथ में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक की बात करें तो जो मेटाबॉलिक जो का मीनिंग है कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज कम होती है तो मोटापा बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। लिपिड का मेटाबॉलिज्म, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये किसकी वजह से होता है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, ये होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ये याद रख लेना यहाँ पर, ठीक है। साथ ही में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट की वजह से क्रिएट होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये सब यहाँ क्रिएट हो सकता है। साथ ही में मैलिग्नेंसी कौन सी देखने को मिलती है, ओसीपीज की वजह से दो मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है, फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर और सेकंड ब्रेस्ट कैंसर, दो मैलिग्नेंसी हो सकती है, बट ये दो मैलिग्नेंसी से बचाव भी करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो कॉज भी करता है, प्रिवेंट भी करता है, तो ये चीज है यहाँ पर, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है, साथ में गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब कुछ ठीक है, ये तो ब्रेस्ट टेंडरनेस रह सकती है, वेट गेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है, कॉमन ओसीपीज के जनरल इफेक्ट्स हैं। अब कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे मैं बता रहा था कि दो कैंसर प्रिवेंट भी करता है, तो ओवेरियन कैंसर प्रिवेंट करता है, एक एंडोमेट्रियम कैंसर को प्रिवेंट करता है, तो अच्छा भी है, यहाँ पर ओवेरियन कैंसर प्रिवेंट हो रहा है ओसीपीज से साथ में ब्रेस्ट कैंसर भी हो रहा है, और यहाँ पर सर्विक्स कैंसर भी क्रिएट कर रहा है, साथ में प्रिवेंट किसको कर रहा है, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रिवेंट भी कर रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात की जाए यहाँ पर कुछ इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स की, तो इसमें है डंपा। डंपा की फुल फॉर्म की बात की जाए तो डिपोट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट होता है इसका फुल फॉर्म, DMPA। और ये किस नाम से आती है मार्केट में, ये अंतरा इंजेक्शन के नाम से मार्केट में आती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, एक प्रोजेस्टोन ओनली इंजेक्शन आता है, ठीक है, और इसका क्या करते हैं, डिपोट फॉर्मुलेशन के होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन आता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे डिपोट करते हैं इसका, और फिर ये धीरे धीरे रिलीज होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 150 mg डिपोट करते हैं इंट्राडर्मल, सॉरी IM इंजेक्शन देते हैं, ये डंपा DMPA, ठीक है, वंस इन 3 मंथ्स, ओके, 3 मंथ्स में एक इंजेक्शन लगता है, और कितना mg का लगता है, 150 mg का लगता है, और कैन बी गिवन ब्रेस्ट फीड वुमन, ब्रेस्ट फीड वुमन को भी दिया जा सकता है ये। और साइड इफेक्ट क्या है, यहाँ हैवी ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, ये अंतरा का पिक्चर है जो आपके सामने है। कितना mg होता है, 150 mg होता है इसमें,
मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है, MDMPA। साथ ही इसमें नेट जो नॉर एथिरिस्टोन एंड एंथेट, नेट EN के नाम से आता है, ये नेट EN। जो ये भी क्या आता है इसमें, प्रोजेस्टेरोन ही आता है इसमें भी। यहाँ भी डिपोट फॉर्मुलेशन करते हैं, कितने mg का डिपोट बनाते हैं, यहाँ पर 200 mg का प्रोजेस्टेरोन देते हैं, IM देते हैं, और वंस इन 2 मंथ्स, 2 महीने में, 2 महीने में एक बार। जबकि वो क्या था, डंपा क्या था, 3 महीने में एक बार, ये 2 महीने में, नेट EN 2 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है। इसमें साइड इफेक्ट क्या है, हैवी ब्लीडिंग। अगर इम्प्लांट की बात की जाए तो इम्प्लांट में पहले यहाँ पर छह जो सिलियास्टिक कैप्सूल्स होते हैं जो इंजेक्ट करते थे, जिनमें क्या फिल करते थे, यहाँ पर लियोनोगेस्ट्रोल, प्रोजेस्टेरोन का फॉर्म है लियोनोगेस्ट्रोल 35 mg। ठीक है, फिर नॉरप्लांट के नाम से आता था ये, ठीक है, जिसमें 35 mg LNG इंजेक्ट करते थे नॉरप्लांट। अब देखो नेक्स्ट प्लेनोन आ रहा है, नया आ रहा है न्यू। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ही आता है ये रिफिलिंग, और लोवेस्ट रेट ऑफ फेलियर है इसका, ये ध्यान रखना। अगर नेक्स्ट प्लेनोन ऑप्शन में है और लोवेस्ट रेट फेलियर का क्वेश्चन है तो आंसर यही जाएगा, नेक्स्ट प्लेनोन। इंपॉर्टेंट है ये, लोवेस्ट रेट ऑफ फेलियर अमोंग ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ध्यान से देखना, यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव हमने डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, नेक्स्ट प्लेनोन, जिसमें क्या देते हैं, LNG इंसर्ट करते हैं इसमें। मोस्ट इफेक्टिव होता है नेक्स्ट प्लेनोन, ये इसका नॉर प्लांट से भी ज्यादा। इसमें क्या हो, इसमें भी इरेगुलरिटीज और मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट प्लेनोन आता है, और नेक्स्ट प्लेनोन की डोज कितनी आती है, 68 mg का इसमें डोज आता है। ये सब डर्मल इम्प्लांट किए जाते हैं। कैसे इम्प्लांट करते हैं, सब डर्मल इम्प्लांट होता है, ठीक है, इंट्राडर्मल, ठीक है, ये भी इंट्राडर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्लेनोन। अब आता है क्वेश्चन की जो नॉन स्टेरॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताइए भाई। ये क्वेश्चन नोट सेट में आया था इस बार कि नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी है क्या कोई, तो यस, यहाँ पर ये एक अवेलेबल है सेंट क्रोमन के नाम से, जो छाया टेबलेट के नाम से आती है, सहेली के नाम से आती है। और कंटेंट क्या आता है इसमें, और मेलोक्सिफिन आता है, जो क्या करता है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को बाइंड कर लेता है, ठीक है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ये 300 mg वीकली ओरल पिल्स हैं, सॉरी 300 नहीं, 30 mg वीकली, ठीक है, ओरल पिल्स हैं। और ब्लॉक अब ब्लॉक करती है, किसको ब्लॉक करती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या नहीं होगा, एग फॉर्म में नहीं होगा, और गेटिंग इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसका वेट गेन हो सकता है, साइड इफेक्ट में ब्लीडिंग हो सकती है, हाई फेलियर रेट, ठीक है, ये इसके मेन इश्यूज हैं। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि नॉन स्टेरॉइडल और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो ये छाया क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, 30 mg वीकली एक टेबलेट यूज की जाती है। साथ में ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर काम करती है, एस्ट्रोजन काम ही नहीं करता, तो एस्ट्रोजन की वजह से होने वाली प्रिपरेशन यूट्रस की नहीं हो पाती, तो इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है, जिसको ब्रेस्ट फीड मदर भी सेफली यूज कर सकती है। सहेली के नाम से आती है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। शुरू के 3 महीने तो क्या करना है, हर वीक में दो टेबलेट लेनी है शुरू में वीकली। कब तक लेनी है, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। और फिर क्या करना है, एक टेबलेट लेनी है मंथली, 3 मंथ्स के बाद में एक टेबलेट मंथली, ये पूछा जाए तो। अब एक पूछा जाता है कि भाई ये तो ठीक है, ये मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में सहेली यूज होती है, तो इसका कोई और कुछ भी यूज है क्या, तो यस, यहाँ पर ये ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग को भी कम करती है ये, तो ये इसका एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। DUB, ट्रीटमेंट ऑफ DUB, इसका फेलियर रेट कितना है, तो फेलियर रेट आपको बताना है 2.84 इसका
पर्ल इंडेक्स है 1.83 से। एलएनजी पिल्स की बात करें तो ये एलएनजी पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में काम में ली जाती हैं। इनमें एलएनजी कितना होता है 1.5 mg एलएनजी होता है। सिंगल डोज टेबलेट होती है, आई पिल के नाम से मार्केट में मिलती है। ठीक है, और ये अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स के कितने देर में ले लेनी होती है 72 आवर्स में ये टेबलेट ले लेनी होती है। सिंगल टेबलेट होती है, ईजी पिल के नाम से भी मिलती है। अब देखो मेल के लिए भी यहाँ पर टेबलेट है, लेकिन इस पर अभी बैन लगा दिया, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये किससे बनती थी, ये कॉटन ऑयल है। ठीक है, इस ऑयल से टेबलेट बनती थी, कॉटन ऑयल से। तो ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि इस मेड बाय गोसिपोल। ठीक है, मेल पिल्स मेड बाय गोसिपोल, और गोसिपोल क्या है, एक डेरिवेटिव है कॉटन सीड ऑयल का। ये एजोस्पर्मिया कोज करता था परमानेंट, इस वजह से इस टेबलेट को क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर एक कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए, एक क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूली मैरिड कपल के लिए जिसके कोई बच्चा नहीं है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अनमैरिड है और सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, तो यहाँ पर ओसीपीज और बैरियर मेथड्स भी हो गए। साथ में अगर क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैरिड कपल है, एक बच्चा है, ठीक है, और वो गैप चाहते हैं सेकंड बच्चे में, तो यहाँ पर क्या एडवाइस कर सकते हैं उनको, सबसे अच्छा क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आईयूडी ले सकते हैं सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में से एक। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पूछा जाता है कि इनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो यहाँ पर इनको क्या एडवाइस कर सकते हो, पीओपी के लिए एडवाइस कर सकते हो। ठीक है, छाया के लिए एडवाइस कर सकते हो, एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर छाया दे सकते हैं और पीओपी यूज कर सकते हैं। साथ ही में अंतरा इंजेक्शन दे सकते हैं और ओसीपीज भी यूज कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ ही अंतरा दे सकते हैं, ये दोनों का ध्यान रखना। अंतरा और ओसीपी तो आफ्टर 6 मंथ, बट पीओपी और छाया आफ्टर इमीडिएट डिलीवरी कैन यूज, ये भी आप इंपॉर्टेंट है। नॉन लैक्टेटिंग फीमेल है तो पीओपी अंतरा छाया एनी टाइम कैन गिवन आफ्टर डिलीवरी, और ओसीपीज आफ्टर 3 वीक ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ से। नाउ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या यूज होता है। एक तो मिनीपल पीओपी के नाम से आती है। ठीक है, ये 72 आवर्स के अंदर यूज करनी होती है, जिसमें एलएनजी कितना होता है 0.75 होता है। ठीक है, तो ये पहली टेबलेट तो फर्स्ट टेबलेट 72 आवर में, सेकेंड अगले नेक्स्ट 12 आवर में, मिनी पिल के नाम से पीओपी। ठीक है, सेकेंड है आईयूडी। आईयूडी का मैंने बता रखा है 5 दिन तक इंसर्ट कर सकते हैं आईयूडी को एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और एंटी प्रोजेस्टेरोन मेथड में मेफिप्रिस्टोन दिया जाता है, जो विद इन 72 आवर्स यूज कर सकते हैं। अब देखो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द न्यूली मैरिड, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ओसीपी आएगा।